नमस्कार, स्वागत है बच्चों आप सभी का। हमने प्रकाश प्रकाश का प्रवर्तन हम पढ़ रहे हैं और हमने इसमें पढ़ लिया था किरण आरेखों को। 5 किरण आरेख हमने पढ़ लिए थे अवतल दर्पण के। आज हम पढ़ना चाहते हैं छठवां, इसका जो है छठवां प्रकार है, जब वस्तु कहाँ पर रखी जाए, जब वस्तु F व P के बीच रखी जाए। तो हमें आज यहीं से शुरू करना है। जब वस्तु कहाँ रखी जाए, F और P के बीच। F और P के बीच जब वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो हमें यह देखना पड़ेगा। मान लेते हैं वस्तु A और B है, ठीक है। अब देखो वस्तु A और B है, F और P के बीच रख दी गई है, ठीक है। कहाँ पर रखी गई है, F और P के बीच। तो F और P के बीच जब रखी गई है तो हमें देखना है प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। देखो जैसे A और B है तो यहाँ से वस्तु माने यहाँ से प्रकाश चला गया, कहाँ पे आया, यह प्रकाश दर्पण पर आया और यह दर्पण से क्या करेगा, परावर्तित होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर आएगा, यह हमेशा फोकस से होकर आएगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरण आती है वह हमेशा दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां पर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के आएगी। तो यह किरण कहां पर आएगी, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। टेढ़ा हो रहा है। मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। टेढ़ा हो रहा है। ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, कम से कम 2 किरणों को क्या करना होता है, कटाना होता है, ठीक है। तो अब हम देखो कहां से गुजारते हैं, एक गुजार देते हैं, कहां से गुजार देते हैं, यहां से इसके पोल से गुजार देते हैं, कहां से, पोल, ध्रुव से। और ध्रुव से गुजारेंगे तो यह परावर्तन के नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ेगी और बढ़ेगी तो आगे यहाँ पर, अब ये देखो इस इधर तो मिलेगी नहीं, यह किरण इधर मिलेगी नहीं, तो कहां पर मिलेगी, यह किरण आप पीछे बढ़ाते चले जाएंगे तो पीछे से, इसका मतलब है कहीं पीछे से आती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब यह आखिरकार यह फैल रही, इधर अगर फैल रही इसका मतलब कहीं पीछे से आ रही है। तो पीछे बढ़ाएंगे, इसको पीछे बढ़ा देते हैं, जहां पर काटेंगी तो मान लेंगे कि वस्तु माने प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा और यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ये जो प्रतिबिंब है सब कैसा बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। और इसको मान लेते हैं ये हो जाएगा A' और ये हो जाएगा क्या, सही है। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये आता है सुनो एक बार, सुन लो अच्छे से। जब वस्तु अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा, सीधा प्रतिबिंब अगर बनेगा तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब उसे हम पर्दे पर नहीं ले सकते। सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। इसकी पोजीशन दर्पण के पीछे हो गई, इसका आकार वस्तु के आकार से बड़ा हो जाएगा और इसकी जो प्रकृति होगी, कहेंगे ये कैसा बन गया, वास्तविक बन गया, मतलब सॉरी, इसको हम कहेंगे आभासी बन गया, ठीक है। वास्तविक हमने कह दिया था, आभासी बनेगा। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण के 6 कंडीशनों में से एक कंडीशन ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है,
आभासी बनता है। और उस कंडीशन में जब वस्तु कहाँ पर रखी जाए, फोकस और ध्रुव के बीच में। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आभासी बनता, सीधा। तो देखो इसका उपयोग क्या है, अगर हम अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में अगर देखें तो सुन लेते हैं। यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें हैं। देखो पहली बात तो यह वाला जो यह छठी वाली स्थिति जो दिखाई गई है एफ और पी के बीच, इसमें जो है सैलून वाला जो होता है, जो दाढ़ी बार बनाने वाले होते हैं, यह क्या करते हैं, अपनी कुर्सी को एफ और पी के बीच रखते हैं और दर्पण लगा होता कौन सा, एक अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम में आता है जो सैलून पर, और आपको वह एफ और पी के बीच बिठाता है, जिससे आपका प्रतिबिंब बड़े आकार का बनता है और सीधा बनता है। दूसरा उपयोग अवतल दर्पण का हम कह सकते हैं, गाड़ी के जो हेडलाइट होती हैं उसमें लगते हैं, जो टार्च को क्या करते हैं, टार्च में भी लगते हैं, जो प्रकाश किरण को क्या करते हैं, फैलाते हैं। मतलब प्रकाश किरण को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। मतलब प्रकाश जा रहा है ना, तो यह क्या करेंगे, परावर्तन के पश्चात प्रकाश को इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है। और नाक, कान, गले के अंदर के भाग को देखने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में हमने जानकारी यहाँ पर ली। तो जब वस्तु कहाँ पर रखी जाए, एफ व पी के बीच रखी जाए। तो यही तो 6 कंडीशनों में से पहली कंडीशन हमने पढ़ी थी, कौन सी, जब वस्तु अनंत पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनेगा अथवा फोकस तल पर बनेगा। फोकस पर तब बनेगा जब वस्तु मुख्य अक्ष की क्या होगी, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। और जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होगी तो वह फोकस तल पर बनेगा। पिछली वीडियो में हमने बता दिया। ठीक है। और देखो दूसरी कंडीशन थी कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो उसको हमने बताया, यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने सी और एफ के बीच बनता है, वस्तु के आकार से छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है। इसके बाद तीसरी कंडीशन हमने देखी थी, जब वस्तु सी और एफ के वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वैसा ही बनेगा, माने उतना बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा बस, और वास्तविक बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन में और चौथी कंडीशन हमने देखा था कि जब वस्तु सी और एफ के बीच रखी जाए, माने वक्रता केंद्र और सी के बीच कहीं पर रखी जाए, एफ के बीच कहीं पर रखी जाए, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा। कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा, वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है। जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, क्योंकि अनंत पर रखा जाता है फोकस पर बनता है, अगर फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलिए अगली बात, जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाए, एफ और पी के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा, बहुत बड़े आकार का बनेगा, छोटे और वास्तव आभासी बनेगा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। तो सुनो एक बात और यहाँ पर बताकर इसको अवतल दर्पण वाली बातें खत्म करते हैं। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसमें संयुग्मी फोकस होते हैं, जिसमें संयुग्मी फोकस होते हैं। इसका मतलब जहां पर वस्तु रखी है और जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, अगर दोनों के स्थान को चेंज कर दिया जाए तो दोनों स्थितियों में वही चीजें रहेंगी। जैसे मान लेते हैं अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है, सॉरी वक्रता केंद्र पर ना कहें, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर वस्तु कहां पर सी और एफ के बीच, अगर वस्तु सी और एफ के बीच रख दी गई है, सी ऐसे कर सकते हैं, सी और अनंत के बीच रखी गई है, पिछली वीडियो में हमने बताया है, इसको देखना, सी और एफ के बीच अगर रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, सी और एफ के बीच बनता है, माने सी और अनंत के बीच में अगर वस्तु को रखेंगे इसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर वस्तु को सी और एफ के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनता है। इसी को कहते हैं संयुग्मी फोकस। तो आपको इतना याद करना है, संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में ही संभव है। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसमें तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। कैसा, मतलब वास्तविक भी बनता है, आभासी भी बनता है, मतलब दोनों प्रकार के बनते हैं, वास्तविक भी बनता है और आभासी। आभासी कौन सी कंडीशन, सबसे लास्ट वाली। ठीक है।
और वास्तविक। अच्छा, इसके लिए और उन्होंने बताया था कि इसका आवर्धन जो होता है वह आवर्धन कितना होता है, एक और एक से अधिक और एक से कम तीनों होता है। आवर्धन एक भी होता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है। आवर्धन का मतलब जैसे हमारी लंबाई बटे हमारा जो प्रतिबिंब, यानी कह सकते हैं कि प्रतिबिंब बटे हमारी लंबाई का जो अनुपात होता है वही आवर्धन होता है। तो चूंकि सी अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब हमारे की मतलब वस्तु की लंबाई के बराबर होता है। अगर हम 5 फीट के हैं तो हमारा प्रतिबिंब 5 फीट बनेगा, बस केवल उल्टा बनेगा। ठीक है, इसलिए आवर्धन एक होता है। तो इसका आवर्धन एक होता है, एक से कम भी होता है और एक से ज्यादा भी होता है। यानी वस्तु प्रतिबिंब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है वस्तु की। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर होगी। चलिए आगे हम देखते हैं इसमें उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जब वस्तु कहाँ पर रखी जाए, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर रखी जाए तो इसका प्रतिबिंब, तो हम जानते हैं अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें जाएंगी तो यहाँ से आएगा कोई प्रकाश किरण, तो यह क्या करेगा, लंबवत होने के कारण वापस चली आएगी। और यहाँ से अगर हम दिखाते हैं तो मुख्य अक्ष की क्या हो रही है, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष की क्या हो रही है, समांतर हो रही है। ठीक है, यह भी प्रकाश किरण क्या हो रही है, मुख्य अक्ष की क्या हो रही है, समांतर। यह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की क्या हो रही है, समांतर। ठीक है, क्लियर नहीं होना चाहिए। मुख्य अक्ष के समांतर हो रही, हम जानते हैं जो समांतर होती है तो यह दर्पण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। देखो उत्तल दर्पण इस तरह से परावर्तन करता है, उत्तल दर्पण इस तरह से क्या करता है, प्रकाश किरण को परावर्तित करता है। ठीक है, अब इसको पीछे करना है, इसको क्या कर देना है, पीछे। पीछे जब बढ़ाएंगे इसको पीछे बढ़ा देंगे तो इससे मतलब पीछे क्यों बढ़ाते हैं इसको अभी ये बता रहे हैं। सुनिए, ठीक है, देखो उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती। ठीक है, अगर क्या हो कि अनंत से आने वाली किरणें समांतर हो तो वह दर्पण से अगर वह मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो क्या होगा, दर्पण से परावर्तन के पश्चात उत्तल दर्पण क्या करेगा, प्रकाश किरण को इधर क्या करेगा, इधर माने यह फैला देगा। सुनो एक बार, उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण होता है। अपसारी का मतलब इस पर जब जो भी प्रकाश जाएगा वह उसको क्या करेगा, सब फैला देगा, अपसारी। ठीक है, डाइवर्जिंग कहा जाता है इसको, क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग दर्पण, मिरर। तो ये प्रकाश किरण को क्या करेगा, ऐसे फैला देगा। ठीक है, तो जैसे प्रकाश इधर जाएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। जब परावर्तित होगा तो ये कहाँ से आता प्रतीत होगा, इसका मतलब ये लगेगा कि कहीं पीछे से आ रहा है। तो देखो जैसे ही प्रकाश किरण आई इधर चली गई, या प्रकाश किरण आई तो वह क्या इधर चली गई, तो ये प्रकाश कहाँ से आता प्रतीत हो रहा है, तो इसको हमें लगा जो भी व्यक्ति यहाँ पर खड़ा था, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा था, यहाँ पर खड़ा था, उसे लगा कि ये किरण इधर से नहीं आ रही है, कहाँ से आ रही है, इधर से आ रही है। जैसे अभी सोचो लाइट चाहे परावर्तित होकर के आपकी आंख में आए तो आपको लगेगा कि उधर से नहीं लाइट आ रही बल्कि नीचे से आ रही। वही बात है कि यह प्रकाश किरण इधर गई तो कहाँ से प्रतीत हो रही, पीछे से। तो पीछे से प्रतीत हो रही है, वास्तव में आ नहीं रही लेकिन प्रतीत हो रही है। और यही क्या होता है, फोकस होता है। क्या होता है, फोकस होता है। यानी हम कह सकते हैं चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही अनंत से तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में मुख्य फोकस पर बनेगा और उत्तल दर्पण में बनता हुआ प्रतीत हो। ठीक है, तो यह मुख्य फोकस, तो यह प्रतिबिंब बिंदु के आकार का होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं यह जो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये जो प्रतिबिंब है कैसा होगा, आभासी। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी
दर्पण के पीछे व बिंदु के आकार का, व बिंदु के आकार का, व बिंदु के आकार का बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया। यहाँ पर हमने इस कुछ लिखा नहीं, यहाँ पर आप समझ जाना ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इसमें हम लिख दे रहे हैं, यह प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे वास्तविक आभासी, दर्पण के पीछे आभासी सीधा बनेगा, सीधा बने। ठीक है, आभासी और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। जब वस्तु अनंत, जब वस्तु अनंत व दर्पण के बीच कहीं पर हो तो देखो ये ए और बी एक वस्तु है, अनंत और दर्पण के बीच कहीं पर रख दिया गया। इसके और इसके बीच कहीं पर रखो, अनंत पे ना रहे, माने बहुत दूर ना रहे, बस दर्पण के सामने कहीं पर भी रखो तो क्या होगा। देखो यहां से प्रकाश किरण चलेगी, यहां से प्रकाश किरण चलेगी, देखो तो ये प्रकाश किरण चली गई। ठीक है, अब ये दर्पण से क्या करेगी, टकराएगी, दर्पण से क्या करेगी, टकराएगी। तो इधर माने परावर्तित होगी तो इधर आएगी, देखो परावर्तित होकर इधर आएगी। परावर्तित हो गई तो यह कहां से आती प्रतीत होगी, यह कहां से आती प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से। कहां से प्रतीत होगी, यह मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, अब मान लेते हैं इसका सेंटर जो है यहाँ पे सी है, यह क्या है, फोकस है, यह क्या है, फोकस है। ठीक है, थोड़ा चित्र है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो अगर वस्तु अनंत व दर्पण के बीच कहीं पर हो तो यह प्रकाश किरण क्या करेगी, दर्पण माने ये प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी, यहाँ से देखो जो भी जाएगी, यहाँ से जो भी प्रकाश किरण जाएगी यह क्या होगा, यह वापस आएगी अभिलंबवत होने की वजह से। ठीक है, आगे जाएगी अभिलंबवत। यह किरण मुख्य के समांतर जा रहे तो दर्पण से क्या हो जाएगी, परावर्तन के पश्चात कहाँ से आती प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से आती प्रतीत होगी। अब हमें दो किरणों को काटाना, तो हम क्या करते हैं, एक हम सी यहाँ पर ले जाते हैं, कहाँ पर ले जाएं, सी के पास से गुजारते हैं। तो सी के पास से अगर हम गुजारें, सी के पास गुजारेंगे तो देखो क्या होता है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो क्या है, जहां पर यह काटी है ना, यहीं पर क्या हो जाएगा, इसका इमेज बनेगा, यह ए डैश हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, बी डैश, और यह क्या है, एफ है, ए डैश और बी डैश। सुनो, तो हम कह सकते हैं कि यह जो है वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र के पास गई तो वापस आ जाती है। तो किरण वक्रता केंद्र के पास अगर जा रही है तो दोनों किरणें कहां पर काटेंगी, तो हम कह सकते हैं जब वस्तु अनंत व दर्पण के बीच कहीं पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे एफ और पी के बीच कहीं पर बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सवाल इसमें बनते हैं अवतल दर्पण के, अच्छे से सुनो। अगर कोई वस्तु अनंत व दर्पण के बीच कहीं पर रखी जाए, माने P और F माने अनंत और दर्पण के बीच कहीं पर रखी जाए
तो उसका प्रतिबिंब हमेशा P और F के बीच बनेगा। यह प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से क्या होता है, छोटा। तो यह प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब कैसे बन गया, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे P व F के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा और आभासी बनेगा, और आभासी बनेगा, छोटा और आभासी बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे P व F के बीच बनेगा, छोटा और आभासी बनेगा। ठीक है। तो एक बात इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि अवतल दर्पण का आपको दे दिया जाएगा कोई क्वेश्चन, तो यह ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण का कोई क्वेश्चन रहेगा तो कहेगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बन सकता है। तो कहेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब अधिक से अधिक फोकस दूरी के कितनी दूरी तक बन सकता है। फोकस दूरी से ज्यादा दूरी पर कभी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अनंत पर है तो फोकस पर बनता है, अनंत और दर्पण के बीच है तो F और P के बीच कहीं पर बनेगा, P और F के बीच कहीं पर बनेगा, F से इधर कभी नहीं बनेगा। ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है, इस बात को अच्छे समझना कि अगर आपको उत्तल दर्पण पूछे तो आपको ध्यान रखना है इसमें प्रतिबिंब फोकस दूरी से ज्यादा दूरी पर कभी बनेगा नहीं, या तो फोकस पर बनेगा या तो फोकस से पहले बनेगा। ठीक है, छोटा बनेगा और आभासी बनेगा। देखो अब हम इसमें और जानते हैं उत्तल दर्पण के अगर हम उपयोग देखें तो उत्तल दर्पण जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, जो सौर ऊर्जा वाली लाइट होती है या सड़कों पर लगी होती है, उसमें कौन से दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और किसका प्रयोग करते हैं इसमें, और जो गाड़ियों के जो साइड मिरर होते हैं, उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस दर्पण का दृश्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। यह दूर के वस्तुओं को भी क्या करता है, छोटे से भाग में दिखा देता है। ठीक है, और यह हो गया। अच्छा, इसमें इसका जो आवर्धन होता है हमेशा 1 से कम होता है। इसका आवर्धन क्या होता है, उत्तल दर्पण का आवर्धन 1 से कम। आवर्धन कैसा होता है, आवर्धन 1 से क्या होता है, आवर्धन 1 हम लिख रहे हैं भाई, आवर्धन 1 से कम होता है। तो इसमें केवल आवर्धन क्या होता है, 1 से कम होता है। और जो भी प्रतिबिंब बनेंगे सभी प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, सभी प्रतिबिंब इसमें बनते हैं आभासी। तो लिख देंगे सभी प्रतिबिंब प्रतिबिंब माने होता है कि एक वस्तु, या देखो यह वस्तु, इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट O, इसको कहेंगे इमेज यानी आई, और यह क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको कहेंगे वस्तु। जो दर्पण के सामने रखी रहती है वह ऑब्जेक्ट होती है, और जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पर उस वस्तु का इमेज बनता है। ठीक है, इमेज माने उसकी जो है फोटो कॉपी बनती है। अब ये फोटो कॉपी चाहे सीधी होगी, चाहे उल्टी होगी, चाहे छोटी होगी, चाहे बड़ी होगी, यह दर्पणों पर डिपेंड करेगी और उसकी पोजीशन पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो अवतल दर्पण में आपको ध्यान रखना सभी प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, आभासी व सीधे। आभासी बनेगा, सभी प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, आभासी। अब आभासी प्रतिबिंब है तो छोटा भी होता है, और इसका कैसा होता है, सीधा भी होता है। ठीक, आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इस तरह से
हमने इस सभी टॉपिक को पॉइंट को खत्म किया। उत्तर दर्पण का उपयोग तो साइड मिरर, गाड़ियों के साइड में जो पीछे वालों की गाड़ी को देखने के लिए लगाए जाते हैं, स्ट्रीट लाइटों में इसका प्रयोग किया जाता है और इसके प्रयोगों के बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, तो यह हमने आज देख लिया। अच्छा, इसमें हम देखते हैं दर्पण का फार्मूला, थोड़ा अगर समय हो तो देख लेते, नहीं तो फिर अगली वीडियो में देखेंगे। चलिए रहने देते हैं, आज इस वीडियो में इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम इसके अब न्यूमेरिकल वाले पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, कैसा चिन्ह लिया जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे चिन्ह को लिया जाता है, कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर हम मतलब लेंसों पर भी देख लेंगे किस प्रकार लेंस और दर्पण के फार्मूलों में क्या अंतर होता है, इसको भी हम आगे देखेंगे। आशा करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। 2-3 बार देखिएगा और हमें विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।